हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन और उसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, आखिर ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात यह है कि भारत में उस समय जितनी भी प्रेसिडेंसियां थीं उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, नंबर एक बात। और इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी होने के नाते वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी भी बहुत ज्यादा थी और मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात यह था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रवाद का जो शुरुआत होती है वो बंगाल से ही होती है, और जितने भी आंदोलन होते थे उसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बंगाल हुआ करता था। तो उस समय बंगाल के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में ये आया कि अगर हम बंगाल को विभाजित कर दें तो यहाँ की जनसंख्या दो भाग में बढ़ जाएगी और जो यहाँ का राष्ट्रवाद का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, मतलब वो राष्ट्रवाद को दुर्बल करना चाहते थे। तो इसी क्रम में सबसे पहले बंगाल के उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एंड्रू फ्रेजर थे। एंड्रू फ्रेजर ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम वाइसराय लॉर्ड कर्जन के सामने रखा और लॉर्ड कर्जन इस बात को मान जाते हैं और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। मैं जो भी फैक्ट बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब परीक्षा में आते हैं। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया। और जब बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया था तो उस समय पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ने लगी और लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया कि अब बंगाल के लोगों ने यह सोचा कि अब हम ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे। तो उस क्रम में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ये देखिए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। इस स्वदेशी आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो आत्मनिर्भरता थी, आत्मशक्ति थी, जिसमें एक प्रकार से ये आप जान लीजिए को वकीलों द्वारा वकालत का बहिष्कार कर दिया गया। जो उस समय स्कूल थे, यहाँ के विद्यार्थियों ने स्कूल से अपना नामांकन वापस ले लिया और उसके साथ ही साथ तमाम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाने लगा। इसी उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को ध्यान से सुनिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन था वो प्रभावी हुआ। निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, लेकिन यह निर्णय जो प्रभावी रूप से लागू होता है वो 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के ही सुझाव पर इसी दिन राखी दिवस रखा गया, राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस इसीलिए मनाया गया कि ताकि लोगों में एकजुटता आए और ये जो राष्ट्रवाद है दुर्बल ना होने पाए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और तेजी से बढ़े। इसीलिए राखी दिवस का सुझाव दिया उन्होंने और राखी दिवस मनाया गया। लेकिन जो बंगाल का विभाजन होता है वो दो भागों में होता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल में देखिए असम, पूर्वी बंगाल में असम भी शामिल रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण जिले रहते हैं, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका, ये 3 महत्वपूर्ण जिले थे। ढाका जो है पूर्वी बंगाल की राजधानी थी या कह सकते हैं मुख्यालय था। और पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। और असम जो है 1874 से ही बंगाल से अलग हो चुका था। उसके बाद जो है बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है तो इसमें किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका रही उसकी चर्चा करते हैं। उस समय एक संजीवनी पत्रिका थी बंगाल में जो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। संजीवनी पत्रिका के जो संपादक थे ये कृष्ण कुमार मित्र थे। इन्होंने अपनी पत्रिका के ही माध्यम से पहली बार सुझाव दिया कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाए। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव किस पत्रिका के माध्यम से सर्वप्रथम दिया गया था, तो संजीवनी पत्रिका है, जिसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। जो विभाजन का उद्देश्य बनाया, विभाजन का जो उद्देश्य था भी हमने आपसे चर्चा किया था कि इसका उद्देश्य था, इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने बताया था कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था, इतने बड़े प्रांत का प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में काफी कठिनाई होती है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य कुछ और था। वास्तविक उद्देश्य यह था कि बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना था,
ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो बगावत के सुर पनपते थे उसको जो है कहीं ना कहीं जड़ से जो है खत्म करना था। और स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक जो प्रभाव होता है वो तत्कालिक कारण था, प्रभाव का अभी प्रभाव की चर्चा नहीं करेंगे, उसका जो तत्कालिक कारण था यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और यहीं से बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, स्वराज की जो बात होती है उसका कारण कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन ही था। बंगाल विभाजन से ही स्वराज और स्वदेशी की बात उत्पन्न होती है। और जब बंगाल का विभाजन होता है इसी समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह एक निर्मम भूल थी। और एक एस.एन. बनर्जी महोदय थे जिनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, उन्होंने बंगाल विभाजन के विषय में कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बर्ज की तरह गिरा है। और इसी समय जो है महात्मा गांधी जी का विचार था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का वास्तविक जागरण था वो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन था। तो इसी बंगाल विभाजन से ही जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और स्वदेशी आंदोलन की जो योजना सबसे पहले प्रस्तुत किए थे उसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें अरविंद घोष हैं, ये देखिए अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन 4 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूं, जिसमें अरविंद घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और लाला लाजपत राय। इन चारों लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी और इन चारों लोगों का विचार यह था कि जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है उसको बंगाल से बाहर ले जाया जाए। लेकिन जो कांग्रेस का एक दूसरा गुट था जिसको हम उदारवादी गुट कहते थे, उदारवादी गुटों का विचार यह था, इन्होंने इसका विरोध किया। उनका विचार यह था कि यह स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। लेकिन इन चारों लोगों का मत था कि नहीं, इसको हम बंगाल से बाहर भी इसका प्रसार करेंगे। और बंगाल से बाहर कहां कहां प्रसार हुआ, आइए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे बंबई और पुणे में इसका प्रसार जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका जो नेतृत्व किया था या इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को जो प्रसार किया था और लाला लाजपत राय ने किया था। और दिल्ली में ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। और दिल्ली में जो प्रसार हुआ था उस प्रसार को सैयद हैदर रजा ने किया था। और मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या होता है कि अश्विनी कुमार दत्त थे, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से बंगाल के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और लोगों में जो है स्वदेशी आंदोलन को जागरूक करने का प्रयास किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इसमें बंगाल विभाजन में सबसे बड़ी, बंगाल विभाजन के उपरांत सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने, बंगाल की महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसमें जैसे बंगाल की महिलाएं हैं, जमींदार वर्ग था, निम्न मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग था, इन लोगों ने आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान और मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग इस आंदोलन से अपने आप को अलग किए रहे। यही करजन लाल करजन का वास्तविक उद्देश्य था, ताकि राष्ट्रवाद को दुर्बल किया जा सके। लेकिन यह उद्देश्य उनका सफल नहीं हो पाता है। और इसी के साथ साथ वंदे मातरम उस समय राष्ट्रीय गीत का शीर्षक बना, राष्ट्रीय गीत लिखा गया जिसका शीर्षक वंदे मातरम था। और इसी के साथ ही उस समय बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय बंगला साहित्य का स्वर्णकाल भी था, एक प्रकार से जान लीजिए। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला एक गीत उन्होंने लिखा था। और यह जो गीत उन्होंने लिखा था, यह गीत जो है बांग्लादेश का 1971 में जब बांग्लादेश अलग राष्ट्र बनता है तो उसका राष्ट्रीय गीत बनता है, अमार सोनार बांग्ला, जो उन्होंने गीत लिखा था। और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी थी जिसमें गीतों का संग्रह था, इसी गीतांजलि के लिए उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी समय जो है इसका प्रभाव, बंगाल विभाजन का प्रभाव यह पड़ता है कि 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की जाती है। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है और लोगों के मन में यह था कि हम अब ब्रिटिश सरकार से
कहीं ना कहीं एक प्रकार से अब असहयोग करेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं का हम प्रयोग नहीं करेंगे अपने साथ। तो वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, वो हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। इसी समय क्या होता है, एक पीसी राय थे, पीसी राय महोदय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल की भी स्थापना करते हैं। एक निजी उद्योग की स्थापना करते हैं, स्वदेशी निजी उद्योग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल। सांस्कृतिक क्षेत्र में अभी हमने आपको चर्चा ही कर दिया था, अमार सुनार बंगला गीत की रचना की गई थी, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है 1971 में। उसके बाद आइए हम आगे चर्चा करते हैं। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर 1907 ईस्वी में अपने भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर के कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और लोगों में चेतना जागृत हुई, जिसके माध्यम से फिर उसके बाद क्या होता, 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, उस समय महारानी मेरी थी, उनके आगमन के स्वागत हो एक दिल्ली में दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया जाता है। जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द घोषित कर दिया जाता है और अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई जाती है। तो पूछा जाता है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी या दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित किया गया, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें 12 दिसंबर 1911, एक डेट याद कर लीजिएगा, 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी हस्तांतरित होती है। उसके बाद क्या होता है, बंगाल को एक नया प्रांत बना दिया जाता है। इसी समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उड़ीसा और बिहार को 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत भी बना दिया जाता है और असम को एक नया प्रांत पहले से ही बनाया गया था और सिलहट को जो है असम में जोड़ दिया जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण चीजें हमने आज में चर्चा कर दी। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके विषय में भी हम आपसे चर्चा कर दें, जहां परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे जब स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था तो एक बहुत ही फेमस पत्रकार थे, ब्रिटिश पत्रकार कौन थे, H.W. नेविंसन। ये परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने भारत में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो लगातार भारत में 4 महीने रहे और 4 महीने रह करके इन्होंने भारत में मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल की रिपोर्टिंग की थी। कौन कौन, मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल की इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। बाद में जो इन्होंने रिपोर्टिंग की थी इसको उन्होंने एक पुस्तक में छापी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है द न्यू स्पिरिट इंडिया। उस पुस्तक का नाम द न्यू स्पिरिट इंडिया है। बाद में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो सबसे पहले भी हमने शुरुआत में ही आपसे चर्चा किया था कि उस समय जो एंड्रू फ्रेजर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल का, जिन्होंने विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के सामने रखा था, तो उनका पूरा नाम है सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर। सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और ये वर्ष 1903 से लेकर के 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। लेकिन इसके साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाल विभाजन में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं विदेशी वस्तुओं को जो बहिष्कार होता था वो उसकी आलोचना भी करते थे, मतलब वो उसके समर्थक नहीं थे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और ये चर्चा कर दें कि लॉर्ड कर्जन का जो विचार था बंगाल विभाजन में, ये तो जाहिर सी बात है वाइसराय लॉर्ड कर्जन की ही उपज थी, लेकिन उनका ये था कि एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाल की आबादी का बंटवारा करना था, जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। तो मेन उद्देश्य यही था जो बताया जाता था कि वास्तविक कारण जो है, मतलब मूल कारण प्रशासनिक
व्यवस्था चलाना था, इसलिए बंटवारा किया गया था। यह मूल कारण नहीं था। वास्तविक कारण यह था, या मूल कारण जिसको कह सकते हैं, कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको दुर्बल करना था। इस प्रकार से ये टॉपिक, आज हमने इस टॉपिक की चर्चा कर दी। इसको आप लोग बार बार देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।